वालेकुम। क्या हाल हैं बेटा सेकंड ईयर केमिस्ट्री वालों? ठीक ठाक हो? कायम दायम हो? सेहतें तबीयतें अच्छी हैं आप लोगों की? मौसम इंजॉय कर रहे हो? आजकल तो बारिशों का मौसम है और बरसात चल रही है फुल। अल्लाह ताला इन बारिशों को भी हमारे लिए बेहतरी और आसानी का सबब ही बनाए। और आप सब खैरियत से हैं? पढ़ाई कैसी जा रही है आप लोगों की? टेस्ट आप लोगों के चेक हो गए हैं और एक टेस्ट हो गया है, तो इसके बाद इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी देखते हैं और ये शेड्यूल आपका इसी तरह चलता रहेगा। कोशिश करेंगे कि हाफ़ चैप्टर का ही रखा जाए, ज़्यादा बर्डन ना पड़े। मकसद उसका ये भी है कि अपनी तैयारी अच्छे से करो। जिन चैप्टर से बच्चों, मैंने ये बात आपको बताई थी कि कुछ चैप्टर से बोर्ड इस साल या पिछले साल लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा था। इट डज़ नॉट मीन्स कि मिसाल के तौर पे वो तीसरे से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकता या वो पाँचवें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकता। ये चीज़ें बोर्ड का पैटर्न इस हवाले से तब्दील होता रहता है। बुनियादी तौर पे इसीलिए यूनिक का जो आपका फ़र्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है और सेकंड टर्म का भी एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपके जो FLPs होते हैं, फुल लेंथ पेपर जो होते हैं आपके यूनिक के, उसमें हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि बोर्ड की जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, या बोर्ड ने लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से देना है या शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से देना है। हम इसीलिए आपको हर चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं ताकि बोर्ड जिस मर्ज़ी चैप्टर को उसमें से यानी उसको टारगेट करे लॉन्ग के लिए या शॉर्ट के लिए, आपकी उसमें से तैयारी होनी चाहिए। यह मकसद होता है बेसिकली। तो इसलिए आप भी अभी लॉन्ग और शॉर्ट के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। वो ठीक है कि आप टॉपिक्स देख लें कि ये टॉपिक लॉन्ग हो सकता है या ये टॉपिक शॉर्ट हो सकता है। इसके बावजूद भी आप इस चक्कर में भी ना पड़ें कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आना है या शॉर्ट कहाँ से आना है। आप अभी थॉरली तैयारी करें। जब आप एक बार बुक को थॉरली कम्प्लीटली देख लेंगे ना, फिर करीब जाके आपको जब अनाउंसमेंट होगी तो फिर चलें आप उसमें यानी काइंड ऑफ सिलेक्टिव हो सकते हैं। बात समझ आ रही? ये तरीका होता है तैयारी करने का। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और हम अब स्टार्ट करते हैं अपना, हमने जो चैप्टर 5 शुरू किया हुआ था और पेज नंबर 82 के पहले टॉपिक तक हमने कर लिया था। हमने लास्ट टाइम क्या बात की थी? हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि वाई हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। याद है ना? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ना हम। पेज नंबर 81 पे जो टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके पूरे का लॉन्ग क्वेश्चन आना ज़रा चांस कम है। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर वो कह देता है, जैसा कि एक बार मुझे याद पड़ता है शायद 2007 की बात है और गुजरांवाला बोर्ड में उसने ये लॉन्ग क्वेश्चन दिया था। उसने कह दिया था कि जी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिस्कस करें। एक यानी हो सकता है ना, अनयूजुअल थिंग्स ऐसे हो सकता है। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन बनती है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या मसला उसमें? आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो मैंने आपको 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से निकाल के बताए हैं, आप समझ लें कि वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उनको एक्सप्लेन करके लिखना शुरू कर दें। पॉइंट्स तो वही हैं। कोई लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पॉइंट्स तो तब्दील नहीं होंगे ना बेटा, पॉइंट्स तो वही रहने। आप सिर्फ उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे, एक्सप्लेन करके लिखना शुरू कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में उसने खुद टारगेट करना था, उसने कहना था कि जी आप बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पे वाई हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, उसने ये बात कहनी थी ना। शॉर्ट क्वेश्चन में उसने ये बात खुद कहनी थी ना। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये खुद बयान कर दें। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये खुद बयान कर दें कि क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ने डिपेंड करना है। कभी भी अगर पेपर में अनयूजुअल चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार चले बात हो रही है, इससे मुझे याद आ गया 2019 में आपको उसमें क्या नाम है इसका, फर्स्ट ईयर में आपको एक जनाब अली लॉन्ग क्वेश्चन आया। 2019 में 2018 में लॉन्ग क्वेश्चन आया जनाब। और लॉन्ग क्वेश्चन क्या था? उसने क्या किया लॉन्ग क्वेश्चन में? उसने कहा कि जी राइट अ नोट ऑन
एवोगैड्रोस लॉ, और दूसरा शायद सा, हाँ सर, मोलर वॉल्यूम। ये उसने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। अब बच्चे बड़े परेशान बैठे हैं जनाब, शॉर्ट क्वेश्चन सर, हमने तो एवोगैड्रो को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार किया हुआ है, हमने तो मोलर वॉल्यूम को शॉर्ट के लिए तैयार किया हुआ, उसने जनाब लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दे दिया। बच्चे बड़े परेशान, बाद में भी आके बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। और इवन मुझे यानी नेक्स्ट ईयर के बच्चे जो 2019 के बच्चे थे मेरे पास, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर लास्ट ईयर ये हो गया। तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? उसने आपको कहा है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये 2 टॉपिक डिस्कस करें, एक तो नहीं कहा उसने। हमने आपको एवोगैड्रोस लॉ किस लिए तैयार करवाया होता है? 2 नंबर के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, एवोगैड्रो लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है। आप ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, आपके एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। एवोगैड्रो लॉ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप उसमें उसकी डेफिनेशन बताते हैं, लॉ बताते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे ही होता है। ओके, मोलर वॉल्यूम में भी आप इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करते हैं। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रो का 2 नंबर का मोलर वॉल्यूम, टोटल कितने हो गए नंबर? 4। तो इसमें क्या मसला है कि आप एवोगैड्रोस लॉ अपनी हेडिंग में बयान कर दें, मोलर वॉल्यूम अपनी हेडिंग में बयान कर दें, उसको थोड़ा सा जितना एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं लिख दें, बात खत्म, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। वो परेशानी की बात तब होती और हम इस बात पे तब सोचते, या जो समझदार बच्चे भी थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया, वो भी परेशान तब होते, यानी काइंड ऑफ कंसर्न की बात तब होती जब वो सिर्फ आपको एवोगैड्रोस लॉ लॉन्ग क्वेश्चन दे दे। अगर वो सिर्फ कह दे कि जी एवोगैड्रो लॉ का लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, अगर वो कह दे कि जी मोलर वॉल्यूम का लॉन्ग क्वेश्चन लिखें, फिर आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में आ गया। उसने आपको 2 शॉर्ट मिला के दे दिए हैं तो लॉन्ग बना दिया। इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो शॉर्ट ये वाला अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले या 2 मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। ये बोर्ड की एक कॉमन टेक्निक है, ऐसा कर देता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को उठा के लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। ऐसा सेकंड ईयर में भी पॉसिबल है और ऐसा बड़ा कॉमन हो सकता है। मैंने आपको एक बार पहले भी कही हुई ये बात कि सिंपली वो कह सकते हैं कि जी कंप्लीट एंड बैलेंस। आपको 4 इक्वेशंस दे दे, 1 2 3 4, आपको 4 इक्वेशंस दे दे और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कह दे चलें जी लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या मसला हो सकता है? 4 इक्वेशंस आप उसको कंप्लीट करेंगे, बैलेंस करेंगे, आधे नंबर का कंप्लीट, आधे नंबर का बैलेंस, 4 ये 8, उसके 4 नंबर पूरे हो गए। क्लियर? इसलिए बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड आल्सो। वहाँ पे बैठ के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, होता कुछ भी नहीं है। चीज़ें बाहर से नहीं आती हैं, चीज़ें एक सिर्फ ये काइंड ऑफ वो प्ले कर सकता है कि आपको यूजुअली जो एक रूटीन चल रही है, एक जो नॉर्मल रूटीन चल रही है, उससे हट के दे दे बात। ऐसा तो नहीं कर सकता कि वो केमिस्ट्री के एफएससी के लेवल में क्वेश्चन कर ले वो आपका बीएस लेवल का, ऐसा तो नहीं मुमकिन है। या केमिस्ट्री के पेपर में आपको फिजिक्स का क्वेश्चन उठा के दे, ऐसा तो नहीं मुमकिन है ना, ये नहीं होगा कभी आप। लेकिन होगा बुक से ही, लेकिन क्या करेगा कि यूजुअल से हट के थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जो समझदार बच्चे होते हैं और जो अपने हवास बरकरार रखते हैं, उनका फिर ये तरीका होता है कि वो हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। इसलिए कोशिश करें आप सारे भी इसी लेवल पे आएँ, पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। शॉर्ट क्वेश्चन मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो बात ये हो रही थी कि इसके इंपॉर्टेंट ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन ही है, इसके अंदर से 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन निकल आते हैं, तो पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है वो उठा के लॉन्ग क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए आप अभी अपने आप को सिलेक्टिव ना करें, अभी मुकम्मल तैयारी करें, मुकम्मल तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला करीब जाके फिर हम उसको सिलेक्टिवली देख सकते हैं। ओके जी जनाब अली, लास्ट टाइम और क्या बात हुई थी? फैक्टर डिपेंड करते हैं क्या? एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। और क्या बात हुई थी? एक और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्यों फ्लोरीन जो है इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो इसका जवाब भी मैंने आपको मेंशन करवा दिया था कि इसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन लो है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर होगी बात? मैंने आपको मार्क करवा दिया था पेज नंबर 82 में, सेकंड पैराग्राफ में, जो इसकी शुरू की 1-2 लाइन्स हैं। ओके जी,
बस यहाँ तक ये बात होगी। अब आ जाएं नेक्स्ट एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जो इसके अंदर से राइज होते हैं, जल्दी से उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें। अब देखो इसके अंदर टॉपिक के अंदर बात एक ही है, लेकिन उस बात को पूछने के अंदाज मुख्तलिफ है। इस टॉपिक के अंदर नई बात तो मैंने आपको कोई भी नहीं बताई, बात एक ही चल रही है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है, लेकिन सिर्फ पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है, तरीके मुख्तलिफ हैं। किसकी वजह से 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहने लगा था मैं? हाँ जी, अब एक बड़ी मज़े की बात है, वो ये अभी हमने बात की है कि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। ठीक हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एलिमेंट एक दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये एलिमेंट एक दूसरे को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक सॉल्यूशन में किसी जगह पे क्लोराइड आयन मौजूद हो, लेट्स से क्लोराइड आयन का क्या मतलब है कि क्लोरीन हैज़ एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पे NaCl है, NaCl डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव में और क्लोराइड आयन में। मैं ये कहता हूँ कि ये वाला जो क्लोराइड आयन है ये किसी जगह मौजूद है। अब मज़े की बात ये है कि अगर आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन में फ्लोरीन ऐड कर देना तो फ्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा पकड़ के। ऐसे ही है जैसे घर में कोई 3-4 भाई हों ना, बहन भाई आपके, नॉर्मली आपने भी देखा ही होगा कि 3-4 भाई बहन भाई हों घर में, तो अगर अम्मा या अब्बा बड़े को काम कहे ना तो बड़ा कहेगा छोटे को कि अच्छा आप ये काम करते, छोटा उससे छोटे को कह देगा, उससे छोटा उससे छोटे को कह देगा। अगर किसी जगह पे फ्लोरीन मौजूद है तो फिर वो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहने देगी, वो खुद उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। अच्छा, अगर क्लोरीन हो तो क्लोरीन क्या ब्रोमीन को कर सकेगी? बिल्कुल वही वाली बात है, क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ब्रोमीन आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखें ज़रा कैसे होना है। अब इस क्लोराइड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद है ना, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने फ्लोरीन डाल दिया तो क्या होगा, फ्लोरीन इससे ये इलेक्ट्रॉन छीन के खुद कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइड आयन में, 2F2 आ गया ना बैलेंस करने के लिए। इससे इलेक्ट्रॉन छीन के इसको खुद ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। गेन इज रिडक्शन। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ना, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया और खुद हो गया F नेगेटिव। अब क्लोरीन पीछे क्या बचा, 2 क्लोरीन के एटम मिलके आपस में क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। समझ आई बात? यही काम क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ कर सकता है। मिसाल के तौर पे किसी जगह पे ब्रोमाइड मौजूद हो और मैं इसके अंदर क्लोरीन डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Br2 और क्लोरीन नेगेटिव। बैलेंस करने के लिए 2 इसके साथ लगा दें, बैलेंस करने के लिए 2 इसके साथ लगा दें। बात समझ आ रही? ये काम हो। अब ये बात भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये कह सकता है कि कैन फ्लोरीन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन या आयोडीन, इस तरह की कोई बात पूछी जा सकती। उसमें फिर आप यही बताएंगे कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो अपने से नीचे के एलिमेंट पे रोब डाल सकते हैं। जैसे कि छोटे भाई के ऊपर ये बड़ा भाई रोब डाल सकता है, वो क्या करेगा, क्लोरीन के ऊपर रोब डाल सकती, क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर, ब्रोमीन आयोडीन के ऊपर। तो क्या आयोडीन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं। आयोडीन फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, क्लोरीन को किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा। आयोडीन किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकेगा, लेकिन फ्लोरीन सबको, नीचे वालों को ऑक्सीडाइज कर सके। अच्छा, अब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को कर लेगा लेकिन फ्लोरीन को नहीं कर सकेगा। वो बड़े भाई छोटे भाई वाली एग्जांपल्स हैं में रखें। क्लियर होगी बात? एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, इस इक्वेशन में भी यही लिखा हुआ है। ये देखें जरा पेज नंबर 82 के ऊपर जो इक्वेशन लिखी है। अब इसने क्या बताया, इसने सिर्फ इसके साथ ये बता दी है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़।
देखें ज़रा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का गेन करने की जो रिडक्शन पोटेंशियल है 2.54 है, 2.87 है। अच्छा जी, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 2 इलेक्ट्रॉन। वो है 1.36। अब 1.36 के साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुई है ना, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ओके, जब इसको हम बैलेंस निकालते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये आया 1.56, और इनको आप कंबाइन कर लें इन इक्वेशंस को, तो यहाँ पे बन जाएगी बात क्लोरीन और F नेगेटिव और साथ में हो जाएगा 2Cl क्लोरीन गैस बन जाएगी। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.56 होने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो वैल्यू है E0 की वैल्यू 1.56 होने का क्या मतलब है कि इसने फ्लोरीन ने उसको कामयाबी से ऑक्सीडाइज करती है। क्लियर होगी बात? चैलेंज। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है। अब ये बोर्ड में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, क्या है, बड़ी आसान सी बात और इन्हीं से रिलेटेड है। क्या बात है? वो ये कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं ये यूजुअली डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। किसके तौर पे काम करते हैं? डीकलराइजिंग एजेंट के तौर पे। तो वो कहता है कि क्यों फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड, यही बात तो पूछेगा, वाई करके पूछ लेगा कि कैसे फ्लोरीन और क्लोरीन के जो कंपाउंड हैं वो एक्ट एज डीकलराइजिंग एजेंट, कैसे इसके तौर पे काम कर सकते हैं? वो ऑक्सीडेशन की वजह से, इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से किसी भी गैस, किसी भी चीज़ का कलर जो है वो रिमूव हो जाया करता है उसमें से, ड्यू टू, आप यहाँ पे क्या कह देंगे, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? बस इतनी सी बात है। लास्ट पैराग्राफ में जो बात, अब आपको पता है कि आप फ्लोराइड के टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट में इस्तेमाल होती है फ्लोराइड। आपने देखा होगा एड्स में बड़ा उन्होंने शोर व गुल करके और बड़ी रोला डाल के वो कहते हैं कि जी इस जो ऐड है इसमें, ये जो टूथपेस्ट है इसके अंदर फ्लोराइड शामिल है, कहते हैं ना, आपने सुना हो ये बात अक्सर। तो फ्लोराइड उसके अंदर मौजूद है, तो फ्लोराइड उसके अंदर क्यों रखा जाता है? फ्लोराइड उसके अंदर इसलिए डाला जाता है, एक तो ये कि फ्लोराइड टूथ डीके से बचाता है। क्या? टूथ डीके से बचाता है, यानी टीथ की जो डीजनरेशन होने लगती है, कैविटीज़ उसमें अपीयर होने लगती हैं, उनसे बचाता है फ्लोराइड। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, वाइटनर, एज वाइटनर काम करता है, एज वाइटनर काम करता है। ये दो काम जिसकी वजह से फ्लोराइड टूथपेस्ट में इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक बात अहम ये है कि फ्लोराइड की कंजम्पशन हू की रिकमेंडेशन से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। पर डे हम 1 मिलीग्राम फ्लोराइड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्लोराइड लेना हैज़र्डस है, डेंजरस है। ठीक हो गया? इसलिए ये इस बात का ख्याल रखें कि जो बच्चे हैं सम टाइम वो क्या करते हैं, वो टूथपेस्ट को हम यूजुअली हमें नहीं बताया जाता घरों में ना, हमें ये पता होता है कि जी ये ब्रश है ना, इसके ऊपर जनाब पूरी की पूरी टूथपेस्ट की एक लेयर लगा दो तो ज़्यादा अच्छे दांत साफ़ होंगे। आपकी जो उसने पिक्चर जो बनाई होती है उसके ऊपर, वो भी यही पूरी के ऊपर लेयर लगाई होती है। लेकिन नहीं, इतनी ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करते। और स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चों ने टूथपेस्ट को बाद में अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं करते। वो हो सकता है कि बहुत सारी टूथपेस्ट को इनहेल ले जाएं, अंदर ले जाएं, साथ में अंदर ले जाएं टूथपेस्ट को,
तो मुमकिन है उनके लिए, वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते ऑब्वियसली जितना बड़े कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए टूथपेस्ट में अगर फ्लोराइड मौजूद है और आप उसकी फ्लोराइड की कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं ना, तो ये हैज़ार्डस भी है। इसलिए यूजुअली कहा जाता है कि एक पी साइज़, बस एक जैसे होता है ना मटर का दाना, इतना सा सिर्फ, इतनी सी टूथपेस्ट उसके ऊपर लगाएं, डैट इज़ इनफ। चलें जी बहरहाल। ओके, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करेंगे कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के कंपाउंड देखेंगे। हैलोजन के कंपाउंड में हम देखा ये जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ हैलोजन कैसा कंपाउंड बनाता है, फिर देखा जाएगा कि ऑक्सीजन के साथ कैसा कंपाउंड बनाता है, फिर ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम इनकी तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं हैलोजन्स की तरफ, सॉरी हाइड्रेशन इसकी तरफ। कंपाउंड ऑफ हैलोजन्स। सबसे पहले आ जाएं आप हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड नाम से क्या शो करता है? हाइड्रोजन हैलाइड नाम से क्या शो करता है? हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। हैलाइड मतलब हैलोजन जो हम पढ़ रहे हैं पहले ही, और हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, आप इससे बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, सिर्फ नाम से देख के परेशानी होना है। HF, HCl, HBr, HI, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन के कंपाउंड है ना हैलोजन्स के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड। क्लियर होगी बात? इतनी सी बात है, ये इसमें देखना। जनरल सी बातें यूजुअली ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही ज़्यादा अहम होता है। अच्छा जी, हैं इसमें क्या कहता है कि जब आप हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप इनको डायरेक्टली रिएक्शन करवा दें। एक क्या तरीका हो सकता है कि हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन के साथ। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, साथ में F2 है, डायरेक्ट रिएक्शन। हाइड्रोजन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ, और इसको बना देना चाहिए HF, और ये बना भी देता है। लेकिन मसला ये है कि ये रिएक्शन इंतहाई एक्सप्लोसिव होता है, बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट एंड एक्सप्लोसिव। इस वजह से ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं बनाई जाती। HF को नॉर्मली ऐसा नहीं बनाया जाता। ये मैं बताता हूँ अभी कैसा बनाया जाता है। पहले एक जनरल सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक तो तरीका ये हो सकता है, जो HCl का जो रिएक्शन है ना, ये बड़ी अच्छी बात है, ये हो जाता है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। HCl को ऐसे बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के डायरेक्ट कम्बिनेशन से इसको बनाया जा सकता है। बड़े अच्छा तरीका रिएक्शन है, ये रिएक्शन कंट्रोलेबल भी है, कोई मसला नहीं है। सनलाइट आप सिर्फ प्रोवाइड करें और ये रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो HBr और HI है ना, इनको हम बनाते हैं हाई टेम्परेचर दे के। इनकी जो रिएक्टिविटी है ना, बेसिकली टॉप टू बॉटम कम हो रही है। आपने ये बात पिछले लेक्चर में अभी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाले में ये बात पढ़ ली है कि रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम कम हो रही है। फ्लोरीन के जो फ्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो जब रिएक्टिविटी कम हो रही है, ये देखें ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन है, इसका फास्ट रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव है, कंट्रोल ही नहीं होता। HCl हो जाता है, लेकिन आपने उसको सनलाइट देनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो आप सनलाइट में कर सकते हैं, उसको हो जाएगा। लेकिन HBr और HI के लिए सनलाइट विल नॉट बी इनफ, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा साथ में। अच्छा, HBr और HI बन ऐसे जाते हैं, लेकिन जो HI वाला है ना, ये वाला, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिवर्सिबल है। बन तो जाता है, हाई टेम्परेचर देके बन जाता है, लेकिन रिवर्स हो जाता है। इसीलिए आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम मेनली क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं। क्यों? फ्लोरीन के कंपाउंड बहुत रिएक्टिव होते हैं, कंट्रोल ही नहीं होते। उसके बाद आयोडीन इंतहाई स्लो रिएक्टिव है, तो मेनली और ज़्यादातर जो कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं वो HBr और HCl के इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, ये होगी बात। उसके बाद अगली बात देखें ज़रा आप।
जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ बुक में कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ दी हुई है। पेज नंबर जनाब अली, पेज नंबर 83 के ऊपर वाली 2 इक्वेशंस जो हैं ये इसकी प्रिपरेशन में आ जाएंगी, और पेज नंबर 82 की लास्ट वाली एक आधी लाइन ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। यानी यहाँ से आप लाइन को एक्सप्लेन कर देंगे और इक्वेशन जो लिखेंगे आप वो पेज नंबर 83 की जो ऊपर वाली इक्वेशन है बड़ा आसान सा। क्या, मिसाल के तौर पे NaCl है, आप इसका रिएक्शन करवा देते हैं लेट्स से H2SO4 के साथ, कंसनट्रेटेड के साथ, क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट और साथ में क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। सिंपल। यही तरीका इस्तेमाल होगा HF को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन HF के केस में फिर आप क्या करेंगे? यहां पे क्या लेंगे? NaF लेंगे। बुक में उसने ये वाली क्वेश्चन नहीं दी, लेकिन उसने साथ में लिख दिया है कि तरीका दोनों का सेम है। H2SO4 और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट और साथ में HF। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, Cl और फ्लोरीन इन दोनों का प्रिपेयर करने का तरीका सेम है, और Br और आयोडीन इनका प्रिपेयर करने का तरीका सेम है। देखें ज़रा डिफरेंस क्या है। जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना NaBr का, इसी तरह से NaBr का H2SO4 के साथ जब रिएक्शन, कंसनट्रेटेड के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो फिर हमें HBr नहीं मिलता। ब्रोमीन निस्बतन फ्लोरीन और क्लोरीन से कम रिएक्टिव है, और आयोडीन के केस में भी यही होता है। हमें इसमें HI और HBr नहीं मिलेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को। पहली दो Cl और फ्लोरीन उनका रिएक्शन सेम, वी गॉट HF और Cl, ठीक हो गया। लेकिन इस प्रोसेस से इसी तरीके से आप HI और HBr को हासिल नहीं कर सकेंगे। होता क्या है, एक तो चीज़ बन गई Na2SO4, दूसरी चीज़ साथ में ब्रोमीन मॉलिक्यूल बन जाता है। ब्रोमीन मॉलिक्यूल यानी कि फ्री स्टेट ब्रोमीन हासिल हो जाती है साथ में, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। क्लियर होगी बात? यही काम HI के साथ भी हो जाता है। क्लियर? यानी कि अगर आप यहाँ पे सोडियम आयोडाइड इस्तेमाल करें H2SO4 तो यू विल नॉट गेट HI, आपको मिलेगा Na2SO4 साथ में आयोडीन साथ में वाटर। क्लियर जी? बस उसके बाद जनाब अली अब आ जाएं आप HF की प्रॉपर्टीज के ऊपर। बेसिकली मामला इसमें यह है कि लैब्स में भी आपने देखा है कि हम मोस्टली HCl एसिड यूज़ कर रहे होते हैं। HF एसिड को बहुत कम इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आपने देखा होगा, HF नहीं आपने सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि HF जो है इसके अंदर मौजूद होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF इज़ अ वीक एसिड। HF इज़ अ वीक एसिड। इसके केस में इन चारों में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना वो HI है। वो कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड HI। क्लियर होगी बात? HF वीक एसिड है। इसकी रीजन मुझे आप बता दें कि क्यों HF वीक एसिड होगा। आपने ये बात पढ़ी हुई है, आपने ये बात 9th-10th में भी पढ़ी हुई है, उसके बाद आपने ये बात फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर HF के लिक्विड होने की वजह भी यही है। याद है आपको, मैंने फ्लोरीन के पैक्युलर बिहेवियर में बताया था HF लिक्विड होता है। क्यों लिक्विड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अच्छा, एक और बात, HF जो है ना ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहलाता है।
इसके अंदर पानी नहीं होता, इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते, इसके अंदर पानी नहीं शामिल करते HF के अंदर, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। फिर HF को आप नॉर्मल ग्लास बॉटल में सेव नहीं कर सकते। नॉर्मली आपने लैब में काम किया हो, आपने देखा होगा कि उसमें शीशे की बोतल होती है, HCl वगैरह जिसमें पड़ा होता है वो शीशे की बोतल होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह सारा कुछ आपने देखा, वो शीशे की बोतलें होती हैं। नॉर्मली बना के भी रखेंगे तो शीशे की बोतल में रखेंगे, लेकिन HF को शीशे की बोतल में, ग्लास बोतल में नहीं रखा जा सकता। इसके लिए टेफ्लॉन की बोतल इस्तेमाल करते हैं, टेफ्लॉन की बोतल इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। क्यों? कि ग्लास के साथ रिएक्टिव है, ग्लास के साथ रिएक्शन कर देता है। अच्छा जी, फिर एक और बात, HF जो एसिड है ना, ये मोनोमर और हेक्सामर, क्या बोल रहा हूं, मोनोमर और हेक्सामर, इन दो फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम में मौजूद होता है। अभी मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। मोनोमर और हेक्सामर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हो गया HF का एक मॉलिक्यूल, इसको मैं कहता हूं कि ये मोनोमर है। ये क्या है? मोनोमर। अगर ये HF का एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे ऐसे, और ये एक मॉलिक्यूल अगले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे यूं, ये अगले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे फ्लोरीन H, बल्कि एक मिनट इसको मैं रेज करके ना ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पे ज़रा क्लियर बन जाएगा। ये पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको सारे, यही इसके अंदर डिस्कस होने हैं बेसिकली, और इसको इसी तरह पॉइंट्स की फॉर्म में भी ज़हन में रख सकते हैं आप। आज हम ना सिर्फ इसी पे बात करते हैं, यहाँ तक ही मोनोमर और हेक्सामर की। इसके ये देखें जी क्या बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि ये 6HF की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है और ये HF की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। HF और जो यानी कि 6HF जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये अलग अलग 6 मॉलिक्यूल हैं, अलग अलग, यानी कि क्या हो गया, ये हो गए मोनोमर और ये हो गया हेक्सामर। इसको यूं शो करना है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये देखें ज़रा। HF, उसके बाद ब्लू से मैं शो कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, ब्लू से मैं शो कर रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग F और H, कितने हो गए? 3 हो गए। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग F और H, और इधर क्या हो गया साथ में फिर H और F, और ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग F और H, और ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके साथ। ये अब गौर करें ज़रा, अगर चूंकि मैंने इसको ड्रॉ करके बनाया तो इसलिए ज़रा सा बड़ा सा लग रहा है, अगर आप गौर करें तो करीब करीब ये वाली शेप बन रही है, करीब करीब ऐसी शेप बन रही है जैसी बेंजीन नहीं होती। ये देखें, एक मॉलिक्यूल, ये पॉइंट A का, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये दोनों, चौथा और पांचवा, ये आ गया इधर और ये आ गया छठा। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए ना। ये छठा यहाँ पे आ गया। इसको कहते हैं कि ये हेक्सामर की फॉर्म है, मतलब 6 मॉलिक्यूल आपस में यूं अटैच हैं। एक यहाँ पे टॉप पे ये, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक ये वाला मॉलिक्यूल, एक ये वाला मॉलिक्यूल, ये अटैच, उसके बाद नीचे आए, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये आपस में अटैच हैं, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए ये एक नीचे वाले मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो, ये शेप बन गई हेक्सामर। क्लियर होगी बेटा बात? कोई शक वाली बात तो नहीं इसमें। एक मॉलिक्यूल HF, उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्लू से मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की हुई है, और इस तरह से ये 6 की जो शेप है ये बन गई, जिसको आप कह रहे हैं ये हेक्सामर बन गया। क्लियर? इसी वजह से हाँ, जब ये सोल्यूशन में मौजूद होती है ना तो ये इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं। मतलब
आप समझ लें कि 50%, आप गौर से बात सुन लें जो पहले मैंने कहा था, बताता हूँ, 50% molecules will be in the form of monomer, 50% will be in the form of hexamers. क्लियर बात, कोई शक तो नहीं होगा। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि बराबर मिकदार में मौजूद होंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, वहां पे एक इक्विलिब्रियम में मौजूद होंगे। उसमें क्या बात को समझने के लिए क्या कहा जा सकता है कि करीब 50% मॉलिक्यूल अकेले अकेले, 50% मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ 6। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो HF है, इसकी जो Ka वैल्यू, अब याद है Ka वैल्यू क्या थी? Ka वैल्यू फर्स्ट ईयर में पढ़ी आपने, कांस्टेंट फॉर एसिड डिसोसिएशन। एसिड डिसोसिएशन का जो कांस्टेंट था कि एसिड कितना आयनाइज हो रहा है, उसके लिए कांस्टेंट था ना Ka। तो इसकी Ka वैल्यू करीब है थी 10 raised to power माइनस 10 raised to power -4। क्लियर? और इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसकी डिसोसिएशन देख लें कितनी कम है, इसकी डिसोसिएशन कितनी कम हो रही। Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती थी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी ना। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड था ना Ka, तो Ka की वैल्यू जितनी ज़्यादा, चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर का, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन उतनी Ka की वैल्यू ज़्यादा। तो आपको याद हो, अगर याद नहीं आपने वैल्यूज़ की होंगी वहाँ पे, लेकिन फिर भी चलें, अगर पढ़ा होगा, ये HF की है, तो HCl की क्या थी भला? HCl की करीब 10 raised to power 6 होती है। किसी बुक में 10 raised to power 6 लिखी, कहीं पे 9 लिखी होती है। क्लियर होगी बात? सो HF इज अ वीक एसिड, HF इज अ वीक एसिड। चलें, इसको बात को इतना रखते हैं, पेज नंबर 83 के ये जो टेबल बना हुआ है, इससे ऊपर तक आज हमने किया है। तो वैसे मैं चाह रहा था कि आज ये टॉपिक मुकम्मल हो जाता, लेकिन वो शुरू में बात उसकी वो चल रही थी, तो इसलिए टाइम उसमें लग गया। चलें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। गुड लक।